वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज क्षिति जाला और आज मैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के साथ डील करूंगी। इस वीडियो को जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो फिर भी कोई एक्ट जानने में तो बुराई है नहीं। इस वीडियो में बेयर एक्ट के हर एक सेक्शन को डिटेल में समझाया गया है और इसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड नोट मेकिंग भी शेयर की है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप बेयर एक्ट साथ में लेके बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस एक्ट का एनेक्टमेंट डेट है 23 दिसंबर 1986 और एनफोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987। एनेक्टमेंट का क्या मतलब है? जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया है बिल, प्रेसिडेंट ने असेंट दी किसी बिल को, उसको एनेक्टमेंट डेट बोला जाता है। इस असेंट के बाद एक बिल एक्ट बन जाता है, तो जिस दिन ये बिल एक्ट बना उसे एनेक्टमेंट डेट कहते हैं। ये यूजुअली एक्ट के नीचे ब्रैकेट में जो दिया गया होता है डेट, वहां डिस्प्ले किया जाता है। इस एक्ट का एनेक्टमेंट डेट है 23 दिसंबर 1986। ये भी आप याद रखिएगा कि यहाँ जो ईयर होता है एनेक्टमेंट ईयर, वो ही एक्ट के पीछे भी लगता है और वो ही यूजुअली एक्ट के नंबर के पीछे भी लगता है। अब एनफोर्समेंट डेट मतलब जिस दिन इस एक्ट को लागू किया गया, जिस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ किसी पर्टिकुलर स्टेट में या हर एक पूरे कंट्री में, तो उसे एनफोर्समेंट डेट बोला जाता है। ये सेक्शन 1 में दिया गया होता है यूजुअली, या सेक्शन 1 के अंदर फुट नोट में डिस्प्ले किया जाता है, दिया गया होता है। इस एक्ट का एनफोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987। 87 मतलब अगले साल, नेक्स्ट ईयर इसको एनफोर्स किया गया। एंड 2 अक्टूबर भी इजी रह जाता है याद रखने के लिए बिकॉज गांधी जयंती। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक्ट नंबर है 60 ऑफ 1986 एंड इसमें केवल 10 सेक्शन दिए गए हैं। ये एक्सटेंड करता है, ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है ये एक्ट। एंड इसका रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके इस एक्ट के अंदर के रूल्स को बना सकती है। चलिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बेसिकली हाईलाइट है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। सेक्शन 1 में है टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है। सेक्शन 3 और 4 जो है वो इस एक्ट का कोर है, मतलब ये दोनों सेक्शन बात करता है प्रोहिबिशन की, और ये एक्ट किससे डील करता है? प्रोहिबिशन। तो क्या चीजें प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर, ये बताता है सेक्शन 3 और 4। और अगर आपने वो प्रोहिबिटेड चीज की तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी वो बताता है सेक्शन 6। ओके, तो सेक्शन 3 और 4 के अंदर जो प्रोहिबिशन दिया गया है उसका अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया उस प्रोविजन का, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो सेक्शन 6 में दिया गया है। सेक्शन 5 में बेसिकली दिया गया है कि किसी भी जगह पे एंटर होना और वहां पे सर्च करने की पावर दी जाती है किसी ऑफिसर को, उसकी बात करता है सेक्शन 5। सेक्शन 7 बात करता है कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट दे रही है या ऐसा कुछ पब्लिश कर रही है जो इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उनमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किन के अगेंस्ट केस होगा, ये सारी बातें करता है सेक्शन 7। सेक्शन 8 बात करता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब कि विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकते हो, अरेस्ट कर सकते हैं। एंड बेलेबल का मतलब कि पुलिस के पास से आपको बेल मिल सकती है। सेक्शन 9 ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफिसर है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग जो भी गुड फेथ में कोई एक्शन ले रहे हैं किसी के अगेंस्ट, तो उनके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ये सेक्शन 9 कहता है। एंड सेक्शन 10 बात करता है पावर टू मेक रूल्स, जो हमने ऑलरेडी देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। 2A में दिया है एडवर्टाइजमेंट, 2B में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, 2C सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इस एक्ट का जो मेन डेफिनेशन है वो है 2C। 2D में दिया है लेबल, 2E में दिया है पैकेज एंड F में दिया है प्रिस्क्राइब्ड। ये हमें हर एक एक्ट में वैसे तो देखने मिलता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस। अब इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा नोटिस हो, सर्क्यूलर हो, कोई लेबल हो, कोई रैपर हो, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो बाय मींस ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक और गैस, तो इन सब को एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जिस डेफिनेशन में भी इंक्लूड्स होता है ना, तो वो नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है, मतलब कि उसमें और भी कई सारी चीजें ऐड हो सकती है इंटरप्रिटेशन के बाद। तो एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स कोई भी ऐसा नोटिस, सर्क्यूलर, लेबल, रैपर, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे आप टीवी की एड देख लो, चाहे लेजर
शो में कोई चीज दिखा दी, रिप्रेजेंट कर दी, साउंड से, रेडियो से आप जो भी सुन रहे हो, वो सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पे। 2B बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंक्लूड करता है? बाय वे ऑफ सैंपल्स, वेदर फ्री और अदरवाइज। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो सिंपल मतलब है कि जो भी चीज आप बांट रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। लेकिन आप फ्री सैंपल्स अगर बांट रहे हो या बार्टर सिस्टम से भी बांट रहे हो तो ये सारी चीजें भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? कि आप ऐसा कोई भी एडवर्टाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जहां पे इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया हुआ है विमेन को, तो वो इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, या आप कहोगे कि इसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता, तो ये सारी जो चीजें आती है इवेंचुअली केस चलाने के वक्त, इसीलिए क्लैरिटी दी गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होगी। बट ऑफ कोर्स ये भी नॉन एग्जॉस्टिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। ये बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी विमेन को, उसके बॉडी को या उसके किसी पार्ट को, उसके फिगर को आप गलत तरीके से कहीं पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी वजह से पब्लिक मोरालिटी को इंजर हो सकता है, किसी का माइंड करप्ट हो सकता है, या मॉरल्स पे असर आ सकती है, तो इन सब को ऐसी जब चीजें होती है तो वो माना जाता है कि आपने विमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया है। 2C में दिया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पे मीन्स लिखा है, क्या इंक्लूड्स नहीं लिखा, मीन्स लिखा है, तो जनरली माना जाता है कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। डिपिक्शन, डिपिक्शन मतलब ऐसे पेश करना, इन एनी मैनर of the figure of a woman, her form, her body or any part in such a way as to have effect of being indecent, derogatory or degenerating to women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. Okay? नेक्स्ट हम आ जाते हैं B पे। बात करता है लेबल की। लेबल का मतलब होता है कोई भी रिटर्न चीज हो, मार्क्ड चीज हो, स्टैम्प्ड चीज हो, प्रिंटेड हो, ग्राफिक हो, किसी भी पैकेज पे उसे अफिक्स किया गया हो या किसी भी पैकेज पे वो दिख रहा है तो उसे लेबल माना जाता है। जैसे ये अगर स्टिच्ड होगा अपने शर्ट या पैंट के पीछे तो ये भी लेबल है। ये लोगो अपीयर होगा हमारे टी शर्ट्स पे, हमारे बूट्स पे, तो इसे भी लेबल माना जा सकता है। ऐसे जो स्टिकर्स होते हैं किसी बॉटल्स पे, इसे भी लेबल माना जाए। नेक्स्ट इज पैकेज। पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? बॉक्स आ गया, कार्टन आ गया, टिन आ गया या कोई भी कंटेनर आ गया, ये सब पैकेज में इंक्लूडेड होता है। एंड प्रिस्क्राइब्ड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो 2A में दिया है एडवर्टाइज, 2B में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, 2C में दिया है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, 2D में दिया है लेबल और 2E में दिया है पैकेज, लास्टली 2F में दिया है प्रिस्क्राइब। अब देखो इसे याद रखने के लिए बहुत ही सिली ट्रिक है लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2A, A फॉर एड, ओके। अब B में डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, करेक्ट। जो फर्स्ट लेटर्स है वो ऑपोजिट लेटर्स है, तो ऐसे याद रख सकते हो। C जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक्ट का नाम ही है इस डेफिनेशन, तो ये ऐसे ही याद रह जाएगा। D जो है वो बात करता है लेबल की, तो यहाँ आप B और D वाला चीज अगेन अप्लाई कर सकते हो। E में पैकेज है तो लास्ट लेटर ऐसे यूज कर सकते हो, आप अपना भी ट्रिक लगा सकते हो। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सेक्शन 3, जो बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इंडिसेंट वुमेन। ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर विमेन को गलत तरीके से इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया होगा, वैसी एडवर्टाइजमेंट्स आप नहीं बना सकते, उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। नो पर्सन शैल पब्लिश, cause to be published, arrange or take part in publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form। मतलब ना आप पब्लिश करो, ना आप किसी के पास पब्लिश करवाओ, ना आप पब्लिश करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करो, ना आप पब्लिकेशन की प्रोसेस में पार्ट लो, कुछ भी आप नहीं कर सकते। सारी चीजों पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है। ये सेक्शन छोटा सा है, इजीली याद रह जाता है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन वाली कोई भी एड आप नहीं बनाओगे। सेक्शन 4 जो है वो थोड़ा लंबा है बिकॉज इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये बेसिकली क्या चीज प्रोहिबिट करता है? पब्लिकेशन प्रोहिबिट करता है। आप ऐसा कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करोगे या करवाओगे नहीं, कोई भी ऐसी चीज बेचोगे नहीं, रेंट पे नहीं दोगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, सर्क्यूलेट नहीं करोगे या पोस्ट से नहीं भेजोगे, ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर विमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया हो। अब वो चीजें क्या हो सकती है कि कोई बुक हो सकता है, कोई पैम्फलेट हो सकता है, कोई पेपर है, कोई फिल्म है,
या आपने ऐसा कुछ लिख दिया, कोई तस्वीर बना ली, कोई पेंटिंग बना ली, ऐसा कोई फोटो खींच लिया, तो ये सब कुछ जो है ना ऐसी बुक को पब्लिश कर सकते हो, ना बेच सकते हो, ना उसे डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट कर सकते हो, ना ऐसे पेंटिंग को आप बेच सकते हो या सर्कुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है उस पर प्रोहिबिशन लगाता है सेक्शन 4। अब ये जो लिस्ट है ना पूरा, ये कई बार कुछ जुडिशियरी एग्जाम्स में पूछी गई है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 के अंदर जो एक्सेप्शंस दिए हैं वो बहुत ही सिंपल एक्सेप्शन। मान लीजिए कोई भी ऐसा बुक है, पैम्फलेट है, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये पूरा जो है, अगर पब्लिक गुड के लिए आप कुछ पब्लिश कर रहे हो ऑन द ग्राउंड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट या फिर लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, तो इससे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि अगर रिलीजियस पर्पस से कुछ चीजें की गई है या यूज की गई है तो उससे भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसा कोई एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्प्टेड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज represented on an ancient monument or any temple or car used for conveyance of idols। क्या मतलब है कि हम देखते हैं कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें एनग्रेविंग होता है, स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एंशियंट मॉन्यूमेंट है जिसके ऊपर ये एनग्रेविंग है, या ऐसा कोई टेम्पल है जहाँ स्कल्पचर्स है या ऐसा कोई एनग्रेविंग है, तो ये सारी चीजें भी एक्सेप्शन के अंडर आ जाएगी। इसमें कई बार पूछते हैं कि एंशियंट मॉन्यूमेंट तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग एंशियंट मॉन्यूमेंट, तो आप देखिएगा एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग। लास्ट एक्सेप्शन है कि कोई भी ऐसा फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट विल बी एप्लीकेबल। ऐसा कोई भी फिल्म जहां सिनेमेटोग्राफी एक्ट का पार्ट 2 एप्लीकेबल है वो भी एक्सेप्शन के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर साइंस, लिटरेचर, आर्ट के लिए है तो एक्सेप्शन है, अगर रिलीजियस पर्पस है तो एक्सेप्शन है, अगर किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट पे या टेम्पल पे या जो रिलीजियस पर्पस से व्हीकल यूज होते हैं उस पे अगर कुछ ऐसा एनग्रेविंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। एंड कोई ऐसा फिल्म है जो कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट के पार्ट 2 जिस पे एप्लीकेबल होता है, तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो हम जैसे हमने 3 और 4 पढ़ा और मैंने बोला था सेक्शन 6 में उसकी पेनल्टी दी गई है, तो अब पढ़ते हैं कि अगर सेक्शन 3 और 4 का कोई कॉन्ट्रावेन करता है उनके प्रोविजंस को, तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है। फर्स्ट कन्विक्शन, मतलब सबसे पहली बार अगर वो पकड़ा जाता है तो उन्हें आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, या तो रिगरस या तो सिंपल। ओके, आइदर डिस्क्रिप्शन का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है विच कैन एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, प्लस इसके साथ साथ उसे 2000 तक का फाइन भी हो सकता है। अगर सेकेंड कन्विक्शन है, दूसरी बार का है, या सबसिक्वेंट मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी बार का उसका कन्विक्शन है, तो उसे इम्प्रिजन किया जाएगा नॉट लेस देन 6 months, नॉट less than 6 months and which may extend to 5 years। ओके, 6 महीने से कम की सजा नहीं दी जाएगी और 5 साल तक की सजा मिल सकती है, प्लस उसके ऊपर उसे फाइन भी होगा कितना, नॉट लेस देन 10K एक्सटेंड टू 1 लाख। 10,000 से कम तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। साथ साथ जो हमने सेक्शन 8 देखा था कि इसके अंडर ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। बेलेबल का मतलब है कि पुलिस स्टेशन में से ही आपको बेल मिल सकती है, और कॉग्निजेबल का मतलब है कि विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ ये याद रखना है, कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है कि हेडिंग में पहले कॉग्निजेबल फिर बेलेबल आता है, लेकिन सेक्शन के अंदर पहले बेलेबल फिर कॉग्निजेबल। मूविंग फॉरवर्ड, पावर्स टू एंटर एंड सर्च। तो सबसे पहला है कि पावर किसके पास है, एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही सो ऑथराइज। मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकती है उसके एरिया में, एंड उसके पर्टिकुलर एरिया में वो कहीं भी एंटर होके सर्च कर सकते हैं। क्या पावर दी गई है, व्हाट इज द पावर अवेलेबल, तो वो एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं रीजनेबल टाइम्स, रीजनेबल टाइम्स पे सर्च कर सकते हैं। सीज एनी एडवर्टाइजमेंट और बुक, पैम्फलेट, पेपर वगैरह, कोई भी एडवर्टाइजमेंट वो सीज कर सकते हैं, बुक सीज कर सकते हैं, फिल्म सीज कर सकते हैं, पेंटिंग सीज कर सकते हैं, कुछ भी वो सीज कर सकते हैं। वो एग्जामिन कर सकते हैं एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड सीज द सेम। मान लीजिए कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे कोई भी ऐसी फिल्म्स अवेलेबल है या पेंटिंग्स अवेलेबल है, तो वो लोग खुद भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे, रजिस्टर मेंटेन कर रहे होंगे, तो वो सब सारी चीजें भी सीज की जा सकती है। अब जहाँ राइट है वहाँ पावर दिया गया है, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं,
तो नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शेल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, मतलब बिना सर्च वारंट के किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन मे बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग which contains any such advertisement, including its content, if the ad cannot be separated by reason of it being embossed or otherwise such article or thing without affecting integrity. Okay, ये बेसिकली ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई डायरी है, ठीक है, अब इस डायरी पे एम्बॉस किया गया है इंडिसेंट रिप्रेजेंट, ये यहाँ पे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए किसी डायरी पे ऐसा कुछ एनग्रेविंग किया है या एम्बॉस किया गया है, आप उस एम्बॉसमेंट को तो नहीं उठा सकते डायरी को डैमेज किए बिना, आप पूरी डायरी ही सीज कर सकते हो, ये कहना चाहता है ये सबसेक्शन। उसके बाद बात आती है कि सीआरपीसी का जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा टू एनी सर्च और सीजर अंडर दिस एक्ट एज एप्लीकेबल टू एनी सर्च और सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वारंट इश्यूड अंडर सेक्शन 4 ऑफ कोड। बस ये याद रखिएगा, बेसिकली ये सबसेक्शन कहता है कि सीआरपीसी के प्रोविजन इस पे भी लागू पड़ेंगे जब सर्च और सीजर की बात आती है। अब सबसेक्शन 3 कहता है कि व्हेन एनी पर्सन सीजेस एनीथिंग अंडर बी और सी ऑफ सबसेक्शन 1 he shall as soon as may be inform nearest magistrate and take his order as to the custody therefore। मतलब एक बार आपने कुछ सीज किया ना, ये चीज सीज की, कुछ एड सीज किया या कोई रिकॉर्ड सीज किया, तो ये सारी चीजें आप एज सुन एज पॉसिबल नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनको आप इन्फॉर्म कर दो कि मैंने ये सारी चीजें सीज की है, और वो जो ऑर्डर देते हैं कस्टडी के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर देता है उस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है, गेजेटेड ऑफिसर को एक्ट करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। No suit, prosecution, other legal proceedings shall lie against central or state government or any officer of central or state government for anything which he has done in good faith or intended to be done under this act। ठीक है, जैसे हमने पहले बोला कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करोगे अगर उन्होंने कुछ गुड फेथ में एक्शन किया हुआ है तो। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 7, ऑफेंसेस बाय कंपनी। ये कहता है, ध्यान से समझ, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट हुआ तब जो इंचार्ज था एंड जो रिस्पॉन्सिबल था बिजनेस, कंपनी के बिजनेस के कंडक्ट को लेके जो इंसान रिस्पॉन्सिबल था वो भी ऑफेंस के अंडर लायबल होगा कंपनी के साथ साथ। मतलब कंपनी तो लायबल होगी ही, लेकिन जो इंसान उस टाइम पे इंचार्ज था कंपनी का और कंपनी के बिजनेस कंडक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो भी लायबल होगा इस सेक्शन के अंडर, प्रोवाइडेड ही प्रूव्स, वो अगर ऐसा प्रूव कर ले कि उसके नॉलेज के बिना ये ऑफेंस कमिट हुआ है या तो उसने इस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की बहुत ही कोशिश की थी लेकिन फिर भी ये कमिट हो गया तो वो लायबल नहीं माना जाता। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर प्रूव हो गया कि ऑफेंस कमिट हुआ था विद कंसेंट, कनाइवेंस और एट्रीब्यूटल टू एनी निग्लेक्ट ऑन पार्ट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, ही और शी शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। मतलब अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी कंपनी का कोई भी ऑफिसर उसकी कंसेंट से ये चीज हुआ है या उसको कह के उसके साथ डिस्कस करके ये चीज हुई है या उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये चीज हुई है तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कंपनी जो है मींस बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट इंक्लूड्स फर्म एंड अदर एसोसिएशन ऑफ, ये कई बार पूछते हैं, याद रखिएगा। कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, एंड इसमें क्या इंक्लूडेड है, फर्म इंक्लूडेड है एंड इंडिविजुअल एसोसिएशन। डायरेक्टर का मतलब इन रिलेशन टू फर्म मींस पार्टनर इन फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन तो वहां डायरेक्टर का मतलब हो जाएगा पार्टनर। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 1 जो है वो टाइटल देता है, एक्सटेंट देता है एंड कब से एप्लीकेबल है ये बात करते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस देता है, तो हमने देखी ए में आ गया एडवर्टाइजमेंट जिसमें नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर सब कुछ आ गया। बी में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर बात होती है कि चाहे फ्री सैंपल्स या अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट हो, वो भी इंक्लूडेड है। सी मेन डेफिनेशन है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एग्जैक्टली क्या होता है बात करता है। डी बात करता है लेबल की, लेबल कौन से होता है, कुछ भी रिटर्न, मार्क्ड या ग्राफिक कुछ भी अफिक्स होता है या किसी पे लगाया हुआ होता है उसे लेबल कहते हैं। ई पैकेज की बात करता है, कोई भी बॉक्स, कंटेनर, टिन वगैरह। और एफ जो है वो प्रिस्क्राइब्ड बात करता है, प्रिस्क्राइब मतलब बाय रूल्स ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या प्रोहिबिट करता है, एडवर्टाइजमेंट।
containing indecent representation of women. Okay, and section 4 क्या prohibit करता है? Publication. ऑफ बुक्स, पेंटिंग्स वगैरह. तो सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है एडवर्टाइजमेंट और सेक्शन 4 प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन. दोनों का कॉन्ट्रावीन अगर किया आपने तो आपको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 6. फर्स्ट कन्विक्शन की अलग पनिशमेंट है, सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अलग पनिशमेंट. फिर हम आते हैं सेक्शन 5 पे जो पावर की बात करता है. कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को पर्टिकुलर एरिया में एंटर और सर्च करने का पावर दे सकती है, लेकिन उस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक तो रीजनेबल टाइम पे एंटर होंगे, आप प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में वारंट के बिना एंटर नहीं होंगे. सेक्शन 5 ये भी कहता है कि सीआरपीसी के प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल होंगे, मतलब बीएनएसएस की प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल होंगे. अगर आप क्या क्या पावर है तो आप सर्च कर सकते हो. आप कोई एडवर्टाइजमेंट अगर अवेलेबल है जिसपे ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है उसे सीज कर सकते हो. आप रिकॉर्ड रजिस्टर जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन की गई है उसे भी सीज कर सकते हो. इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई एम्बॉस्ड चीज है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एम्बॉस्ड है किसी चीज पे और उसे आप निकाल नहीं सकते विदाउट डैमेजिंग दैट थिंग, तो आप पूरा का पूरा चीज ही सीज कर लीजिए और सीज करने के बाद नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए. ये बात करता है सेक्शन 5. ओके, सर्च एंड सीज. करेक्ट. सेक्शन 6 देख लिया. सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनी की. ये भी हमने पढ़ा. एंड सेक्शन, अच्छा हाँ, इसके साथ ही देख लेते हैं. सेक्शन 8 कहता है कि ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है. हमने देखा कि हेडिंग में पहले कॉग्निजेबल आता है फिर बेलेबल आता है, लेकिन सेक्शन के अंदर पहले बेलेबल आता है फिर कॉग्निजेबल आता है. कॉग्निजेबल इज अरेस्ट विदाउट वारंट एंड बेल इज जब पुलिस स्टेशन से ही आपको बेल अवेलेबल हो जाए. सेक्शन 9 बात करता है गुड फेथ की. अगर गुड फेथ में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने या उसके ऑफिसर ने कुछ एक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट आप कोई भी कार्यवाही, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते. ये प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन 9 के अंदर. और सेक्शन 10 कहता है कि पावर मेक रूल्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट. वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके रूल्स बना सकते हैं. एक बार एनेक्टमेंट डेट और उसका भी रिविजन कर लेते हैं. एनेक्टमेंट डेट जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो है 23 दिसंबर 1986. यही होता है एक्ट का ईयर और यही होता है एक्ट नंबर का ईयर. इन्फोर्स हुआ है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर अगले साल का 1986. एक्ट नंबर है 60 ऑफ 96 और इसके उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा. अगर इस एक्ट को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा.